In this video, I am going to discuss with you on next point of power of state is what we want today is a strong government. आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है. द नीड फॉर ए स्ट्रॉन्ग सेंटर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने भी घोषणा की कि वो एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं. जब संविधान सभा के अंदर केंद्र राज्यों की शक्तियों के बंटवारे पर चर्चा हो रही थी, अम्बेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड ए स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर. Here, much stronger than the center we had created under the Government of India Act 1935. अम्बेडकर ने घोषणा की थी कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं. सुनिए 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र हमें आज़ादी के बाद चाहिए. इसी क्वेश्चन पर गोपाल स्वामी अयंगर वो क्या कहते हैं, एक और सदस्य, रिएक्टिंग टू द डिमांड्स फॉर गिविंग पावर टू प्रोविंसेस, गोपाल स्वामी अयंगर डिक्लेयर्ड दैट द सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए. और स्ट्रॉन्ग सेंटर के लिए एक और संविधान सभा के सदस्य जिनका नाम बालकृष्ण, वो क्या कहते हैं, वन मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंस बालकृष्ण शर्मा रीजन at length that only a strong center could plan for the well-being of the country, mobilize the available economic resources, establish a proper administration and defend the country against foreign aggression. संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना अति आवश्यक है ताकि वह देश के हित में योजना बना सके और देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और साथ ही देश को विदेशी आक्रमण से बचा सके. आफ्टर पार्टीशन मोस्ट नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द अर्लियर political pressure for a decentralization structures were no longer there. The violence of the time gave a further push to centralization. The constitution thus saw a distinct bias towards the rights of the Union of India over those its constituent states. बंटवारे को देखने के बाद ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे उनकी राय बदल चुकी थी. उनका ये मानना था कि अब एक विकेंद्रीकृत संरचना के लिए पहले जैसे राजनीतिक दबाव नहीं बचे हैं. इस प्रकार संविधान में सभी भारतीय संघ के घटक राज्यों के अधिकारों की तुलना में केंद्र के अधिकारों की ओर स्पष्ट झुकाव दिखाई देता है. केंद्र के पास ज़्यादा अधिकार होने चाहिए. अब हम इस चैप्टर का लास्ट एक मेन की पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे. द लैंग्वेज ऑफ द नेशन. इस प्रपोजल पर किस तरह से डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ और भाषा, कौन सी भाषा उसको राजभाषा का दर्जा मिला, उस पर चर्चा करेंगे. विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली The language issue was debated over many months. अगर हम बात करें भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक संविधान सभा में बहस चली और कई बार तो काफ़ी तनातनी भी पैदा हो गई. लिया फॉर हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने के
लिए क्या तर्क दिए गए। बाय द 1930s the Congress had accepted that Hindustani ought to be the national language. Hindustani, a blend of Hindu and Urdu, was a popular language of a large section of the people of India at that time. This multiple cultural language, Mahatma Gandhi thought, would be the ideal language of communication between diverse communities. It could unify Hindus and Muslims and people of the north and the south. 30 के दशक तक कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, और महात्मा गांधी का ये मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसको लोग आसानी से समझ सके। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता की बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी उस समय, और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध भी एक साझा भाषा थी। एज कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स डिपेंड, हिंदी एंड उर्दू आल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग अपार्ट। धीरे धीरे सांप्रदायिक टकराव गहरे होते जा रहे थे और हिंदी और उर्दू एक दूसरे से दूर जाती जा रही थी। ऑन द वन हैंड देयर वाज ए मूव टू संस्कृताइज हिंदी, पर्किंग इट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ओरिजिन। एक तरफ तो फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी को संस्कृतनिष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। उसका रिजल्ट क्या निकला? ऑन द अदर हैंड उर्दू वाज बीइंग इंक्रीजिंगली पर्सनाइज्ड। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी भाषा के नज़दीक होती जा रही थी। एज ए कॉन्सिक्वेंसेज लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटीज, और इसका नतीजा ये निकला कि भाषा भी धार्मिक पहचान की राजनीति का हिस्सा बन गई। लेकिन महात्मा गांधी हाउएवर रिटेन्ड हिज फेथ इन द कंपोजिट कैरेक्टर ऑफ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था या विश्वास कोई कम नहीं हुआ। हिंदी को राष्ट्रीय या राजभाषा के लिए उस संदर्भ में हिमायत करने वाले, हिंदी की हिमायत करने वाले संविधान सभा के कुछ सदस्य, उन्होंने किस तरह से हिंदी के लिए हिमायत की, उनमें एक नाम आर.वी. धोलेकर। आर.वी. धुलेकर, a congressman from the United Province, made an aggressive plea that Hindi be used as the language of constitution making. संयुक्त प्रांत से आते थे कांग्रेस सदस्य आर.वी. धुलेकर। उन्होंने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। When told that not everyone in the assembly knew the language, Dhulekar retorted, "People who are present in this house to fashion a constitution for India and do not know Hindustani are not worthy to be members of this assembly. They better leave." जब किसी संविधान सभा के सदस्य ने कहा कि इस संविधान सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो आर.वी. धुलेकर ने पलट कर जवाब दिया कि इस सदन में जो लोग हिंदी नहीं जानते वो इस सभा की सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें तो चले जाना चाहिए। ऑन दिस ओकेजन पीस इन द हाउस वाज रिस्टोर्ड थ्रू जवाहरलाल नेहरूज इंटरवेंशन। जब ज़्यादा गहमा गहमी हो गई तब जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते
आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई। बट द लैंग्वेज इशू कंटिन्यू टू डिसरप्ट प्रोसीडिंग्स एंड एजिटेट मेंबर्स ओवर द सब्सिक्वेंट 3 years। लेकिन इस भाषा को लेकर लगभग अगले 3 साल तक बार बार वाद विवाद होता रहा और बहुत सारे सदस्य इस प्रश्न पर उत्तेजित होते रहे। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 years later on 12 September 1947 Dhulekar's speech on the language of the nation once again sparked of a huge storm। लगभग 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पर धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर संविधान सभा में तूफान खड़ा कर दिया। लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस समय संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। द लैंग्वेज कमेटी रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली had thought of a compromise between those who advocated Hindi as the national languages and those who opposed it। समिति ने सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि it had decided but not yet formally declared that Hindi in the Devanagari script would be the official language, but the transition to Hindi would be gradual। क्या सुझाव दिया था कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु इस फार्मूले को समिति ने घोषित नहीं किया था। समिति का ये मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। ओके, For the first 15 years, English would continue to be used for all official purpose। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। Each province was to be allowed to choose one of the regional language for official work within the province। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। ओके, by referring to Hindi as the official rather than the national language, the language committee of the Constituent Assembly hoped a solution that would be acceptable to all। और इस तरह से हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की तरह राष्ट्रीय भाषा की जगह राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। समिति ने ये सुझाव सदन में रखा और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया कि सभी संविधान सभा के सदस्य हिंदी को राष्ट्रीय भाषा की बजाय राजभाषा के रूप में स्वीकृत करें और सभी की भावनाएं हैं वो शांत रहें, और इस तरह से इस भाषा संबंधी मुद्दे को सॉल्व करने का प्रयास किया गया था। बट धुलेकर वाज नॉट वन हु लाइक्ड सच एन एटीट्यूड ऑफ रिकॉन्साइलेशंस। लेकिन धुलेकर इस बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वो क्या चाहते थे? ही वांटेड हिंदी टू बी डिक्लेयर्ड नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज बट ए नेशनल लैंग्वेज। लेकिन उनका तो अब भी ये मानना था कि हिंदी को राजभाषा का नहीं बल्कि राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया जाए। सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग हिज स्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इंटरप्टेड धुलेकर एंड टोल्ड हिम, I do not think you are advancing your case by speaking like this। But Dhulekar continued nonetheless। उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष ने उन्हें कई बार टोक कर कहा कि इस तरह बात करके मेरे विचार में आप अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन धुलेकर ने अपने ही अंदाज में बात कहना जारी रखा। नेक्स्ट, द फियर ऑफ डोमिनेशन, वर्चस्व का भय। अब धुलेकर तो पूरी तरह से अड़े हुए थे कि राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए हिंदी को।
लेकिन कुछ ऐसे संविधान सभा के सदस्य भी थे जो ये सोच रहे थे कि इससे तो हिंदी भाषा का वर्चस्व कायम हो जाएगा। नेक्स्ट, श्रीमती जी दुर्गाबाई। धुलेकर के बोलने के बाद एक और सदस्य संविधान सभा की दुर्गाबाई ने इस पर क्या चर्चा की। ए डे आफ्टर धुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मद्रास एक्सप्लेन हर वरीज अबाउट द वे द डिस्कशन वाज डेवलपिंग। क्या कहती हैं? Mr. President, the question of national language for India, which was an almost agreed proposition until recently, has suddenly become a highly controversial issue. अध्यक्ष महोदय, अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। Whether rightly or wrongly, the people of non-Hindi speaking areas have been made to feel that this fight or this attitude on behalf of the Hindi speaking area is a fight for effectively preventing the natural influence of other powerful language of India on the composite culture of the nation. चाहे यह सही हुआ हो या गलत, गैर हिंदी भाषी इलाकों के लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि यह झगड़ा या हिंदी भाषी इलाकों का यह रवैया असल में इस राष्ट्र की साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। नेक्स्ट, दुर्गाबाई ने सदन को सूचित किया, बताया, दुर्गाबाई इन्फॉर्म्ड द हाउस that the opposition in the south against Hindi was very strong. The opponents feel perhaps justly that this propaganda for Hindi cuts at the very root of the provincial language. उन्होंने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है और विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए यह हो रहा प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ें खोदने का प्रयास है। She had accepted Hindustani as the language of the people, but now that the language was being changed, words from Urdu and other regional languages were being taken out. दुर्गाबाई हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा का स्वरूप बदलता जा रहा था क्योंकि उसमें उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को उससे निकाल दिया गया था। एक और सदस्य उन्होंने इस भाषा के सवाल पर क्या विचार व्यक्त किए। श्री शंकर राव देव ने कहा, ए मेंबर फ्रॉम बॉम्बे, श्री शंकर राव देव स्टार्टेड that as a congressman and a follower of Mahatma Gandhi, he had accepted Hindustani as a language of the nation, but if you want my wholehearted support for Hindi, you must not do now anything which may raise my suspicions and which will strengthen my fear. महात्मा गांधी के अनुयायी भी थे और कांग्रेस सदस्य थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। उन्होंने हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया था, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर आप लोग हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरे अंदर संदेह पैदा हो और मेरी आशंकाओं को बल मिले। एक और संविधान सभा के सदस्य की बात करते हैं जिन्होंने हिंदी को लेके अपने विचार रखे। टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार, जो कि मद्रास से थे। टी.ए. रामलिंगियर चेट्टियार फ्रॉम मद्रास emphasized that whatever was done had to be done with cautions. The cause of Hindi would not be helped if it was pushed too aggressively. उन्होंने क्या किया, इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए सावधानी के साथ किया जाए।
यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भला नहीं हो पाएगा। द फियर्स ऑफ द पीपल इवन इफ दे वर अनजस्टिफाइड हैड टू बी अलाउड allayed, or else there will be bitter feelings left behind. When we want to live together and form a united nations, he said, there should be mutual adjustment and no question of forcing things of people. आगे उन्होंने क्या किया, क्या विचार रखे, चाहे लोगों के भय निराधार हों उनको शांत किया जाना चाहिए, वरना लोगों में गहरी कड़वाहट रह जाएगी। और उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एक एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों पर चीज़ें थोपने का सवाल नहीं उठना चाहिए। अब चैप्टर के लास्ट में कुछ कंक्लूजन्स हैं, उन पे डिस्कस करते हैं। संविधान बना और हमारे संविधान के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं वो शामिल की गई। Conclusion. The Constitution of India thus emerged through a process of intense debate and discussion. भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं से गुजरते हुए बना। हर टॉपिक पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श वाद विवाद हुआ और लास्ट में कंक्लूजन निकाला गया और उसको संविधान में स्थान दिया गया उस बात को। Many of its provisions were arrived at through a process of give and take by forging a middle ground between two opposed positions. The granting of the vote to every adult Indian, सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। One central features of the constitutions, there was substantial agreement, the granting of the vote to every adult Indian. हमारे संविधान की एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान। Other democracies, the vote had been granted slowly and in stages. और दूसरे लोकतांत्रिक देशों ने भी इस राइट टू वोट को धीरे धीरे लागू किया था। In countries such as the United States and the United Kingdom, only men of property were first granted the vote. एवं यहाँ तक कि अगर हम यूएसए और यूके की बात करें तो वहाँ भी सब पहले केवल उन व्यक्तियों को प्रॉपर्टी के आधार पे ही जिन व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार दिया। दूसरी बात, हमारे संविधान के अंदर सभी धर्मों को आदर दिया गया। एम्फेसिस ऑन सेकुलरिज्म। सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इट्स एम्फेसिस ऑन सेकुलरिज्म। ओके, देयर वाज नो रिंगिंग pronouncement of secularism in the preamble, but operationally its key features as understood in Indian context were spelled out in an exemplary manner. कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल है जिनमें इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, ये प्रूव होता है। दिस वाज डन थ्रू द केयरफुली ड्राफ्टेड सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, cultural and educational rights, article 29 to 30, and rights to equality, article 14, 16, 15, 16, 17. A certain legal space was created for social reform within communities, a space that was used to ban untouchability and introduce changes in personal and family laws. Next and last, in the Indian variant of political secularism, then there has been no absolute separations of state from religion, but a kind of judicious distance between the two. Thanks.